हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेहरूवियन विजन एंड गवर्निंग पॉलिसी। ओके, नेहरू जी के क्या विचार थे और उनकी जो गवर्निंग पॉलिसी थी, ओके, वो किस तरह की थी। तो हम उनकी जो गवर्निंग पॉलिसी है ये मेनली इन इन सब्जेक्ट से रिलेट में पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कैसी पॉलिसी थी उनकी, एग्रीकल्चर, सोशल, फॉरेन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस रिलेटेड किस तरह से उनकी गवर्निंग पॉलिसी थी, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए शुरू करते हैं। नेहरू एज वी ऑल नो टूक ओवर द ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947 एंड डिलीवर हिज फेमस इनॉग्रेशन एड्रेस टाइटल ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ओके, ट्रिस्ट का मतलब हो गया कोई प्लान करके हमें डेस्टिनी को हासिल करना है। ओके, सो इट रीड लॉन्ग ईयर एगो वी मेड ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज। तो नॉट फुल्ली और इन फुल्ली मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली। तो इसमें हम उसने इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा अपने स्पीच में कि हमने जो प्लान किया था अपने डेस्टिनी को हासिल करने के लिए, अभी ये टाइम आ गया है कि इसको रिडीम करें, इसको दोबारा इसको प्रोग्रेस में ले आए। ओके, इसको स्टार्ट करें अभी। ओके, इसको दोबारा याद करें और इसको इम्प्लीमेंट में लाए। ओके, सो एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर्स। ओके, ये बात हो रही है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय की बात हो रही है, मतलब बिटवीन 14 एंड 15 अगस्त 1947 इन द मिडनाइट। सो व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू टू लाइफ एंड फ्रीडम। अ मूवमेंट कम विच a movement comes which come but rarely in history when we step out from the old to a new. Okay, when an age end and when the soul of nation long suppress find uterus. Okay, तो इसमें ये बोलना चाह रही है कि हमें नए दिशा की तरफ बढ़ना है। ओके, पुराने से नए में जाना है हमें। जो जो देश की आत्मा इतने सालों से जो सप्रेस थी, ओके, अभी उसको एक नया रास्ता, नया ऑब्जेक्टिव दिखाना है। तो इन्होंने अपने ये स्पीच में और क्या कहा कि ये नई लाइफ है, नया फ्रीडम है। ओके, तो इन्होंने मेनली देश को एक मोटिवेट और देश का ऑब्जेक्टिव फ्रीडम होने के बाद जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है इसके बारे में मेनली अवेयर किया। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। then it is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to still large cause of humanity. ओके, तो हमें प्लेज लेना है कि हमें देश के लिए काम करना है, देश की सर्विस करना है। ओके, देश की सेवा करना है और देश के लोगों की सेवा करना है और हमेशा हमें ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए काम करना है, ये इन्होंने अपने स्पीच में कहा। पारेख इन 1991 हैज़ एट्रीब्यूटेड हिज इनॉग्रेशन एड्रेस। तो पारेख जो है इन्होंने दोबारा इसकी जो इनके जो जवाहरलाल नेहरू जी के जो इनॉग्रेशन एड्रेस जो ये हमने पढ़ा, ये इसको क्या किए इन्होंने, दोबारा इसको याद किए टू दी नेशनल फिलोसॉफी ऑफ इंडिया एंड नेहरू फार्मूलेटेड। तो इन्होंने क्या कहा फॉर नेहरू, नेहरू के बारे में मेनली कहा इन्होंने कि नेहरू हैज़ ऑब्जर्व, ओके, हैज़ बीन ऑब्जर्व। इन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया नेहरू जी को, मॉडर्नाइजेशन वाज द नेशनल फिलोसॉफी विथ द सेवरल गोल, जैसे कि नेशनल यूनिटी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशलिज्म, रिलीजन, हारमोनी, डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक टेम्पल, नॉन अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें इन्होंने नेहरू के अंदर देखा। ओके, फॉर नेहरू एज हैज़ बीन ऑब्जर्व मॉडर्नाइज एंड नेशनल फिलोसॉफी, उनकी एक मॉडर्नाइज फिलोसॉफी थी, देश के प्रति फिलोसॉफी थी, उनके बहुत सारे गोल्स थे। ओके, कौन से गोल्स थे, नेशनल यूनिटी, ओके, देश की एकत्रता, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए देश के अंदर, सोशलिज्म रहना चाहिए, ओके, रिलीजियस हारमोनी, ओके, डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक टेम्पल, कोई भी चीज़ करे तो साइंटिफिक तरीके से करे। ओके, नॉन अलाइनमेंट। सो दिस ऑल आर द फिलोसॉफीज ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, ओके, दैटली मेन सॉ बाय द पारेख। सो नेहरू एडवोकेट स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, increase the wealth producing capacity and using atomic energy for civilian use. Let us now discuss his view on specific policies. तो नेहरू मेनली किसके तरफ झुकाव थे, उनका मेनली स्टेट स्पॉन्सर इंडस्ट्री, मतलब क्या थी,
जो स्टेट की होनी चाहिए, देश की इंडस्ट्री होनी चाहिए, नॉट कि प्राइवेट होनी चाहिए। ओके। और ये कैसी होनी चाहिए, जो वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, मतलब ये जो इंडस्ट्री है वो वेल्थ प्रोड्यूसिंग, ओके, मतलब पैसा कमाने वाली इंडस्ट्री होनी चाहिए। एंड यूजिंग एटॉमिक एनर्जी फॉर सिविलियन, और सिविलियन के लिए, ओके, सिविलियन यूज मतलब कि अगर देश के ऊपर कोई खतरा आ जाता है तो उसके लिए एटॉमिक एनर्जी का, और भी कई तरीके से हम एटॉमिक एनर्जी का सिविलियन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। तो ये सब चीज़ें मेनली, ये फिलॉसफी थी, ये उद्देश्य था, ये विजन था, ये ऑब्जेक्टिव था, ये सब किन का था, जवाहरलाल नेहरू जी का था, जो पारेख जी ने देखा इन द ईयर 1991। अभी हम नेहरू जी के विचारों को देखते हुए उनके एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उनके क्या विचार थे, उनकी क्या पॉलिसी थी, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के अंदर उनके क्या विचार थे, उनकी क्या पॉलिसी थी, वो क्या राय रखते थे, क्या विजन रखते थे। देन एग्रीकल्चर, सोशल, फॉरेन, ओके, फॉरेन रिलेशन के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या सोचते थे, डिफेंस से रिलेटेड उनके क्या सोच और क्या विचार थे, क्या विजन थे, ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ द नेहरू। ओके, नेहरू ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी। सो लेट स्टार्ट। देखिए, नेहरू एडवोकेटेड अ मिक्स इकोनॉमी। नेहरू जी मेनली मिक्स इकोनॉमी की बात करते थे। ओके, वेयर द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल पब्लिक सेक्टर वुड को एग्जिस्ट विद द प्राइवेट सेक्टर। मिक्स इकोनॉमी म्हणजे जहाँ, मतलब जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में काम करें। ओके, और कंट्रोल किसके पास रहे, पब्लिक के पास रहे। पब्लिक से मतलब होता है गवर्नमेंट। ओके, तो जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर साथ में काम करे, और जो कंट्रोल है वो किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। इस तरह की इकोनॉमी, इस तरह की मिक्स इकोनॉमी इस तरह की मिक्स इकोनॉमी की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। सो ही बिलीव दैट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बेसिक हेवी इंडस्ट्री वाज फंडामेंटल टू द डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो वो बिलीव करते थे, वो ये बोलते थे कि देश के अंदर हेवी इंडस्ट्री होनी चाहिए, जो कि मेनली किस लिए काम आएगी, डेवलपमेंट के लिए काम आएगी, मॉडर्नाइजेशन के लिए काम आएगी, जो कि मेनली इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी आगे ले जाएगी। The government therefore directed investment primarily into the key public sector industries such as steel, iron, coal and power। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस में करना शुरू कर दिया, स्टील के अंदर, आयरन, कोल एंड पावर के अंदर, बिकॉज these are the atoms that are really used in the development, okay, in the development process, so मेनली फॉर मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। ओके, स्टील के ऊपर, आयरन के ऊपर, कोल के ऊपर, ओके, एंड पावर के ऊपर। देयर फॉर प्रमोटिंग डेवलपमेंट विथ सब्सिडीज एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। तो इन्होंने क्या किया, इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, इसमें सब्सिडी देना शुरू कर दिया, इनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, इस टाइप की इन्होंने पॉलिसी बनाए, सो दैट देश के अंदर क्या हो, डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री आए। ओके, मेनली इनके तरफ ज़्यादा फोकस दिया, स्टील, आयरन, कोल, पावर की तरफ। इन द फील्ड ऑफ डिफाइनिंग पॉलिसीज नेहरू विजन हैज़ बीन ओवरवेलमिंग। ओके, इसलिए फिर इसमें क्या हो गया, नेहरू के विजन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे, ओवरवेलमिंग होने लगा। ओके, ठीक है। और नेहरू एक्चुअली इसमें नेहरू क्या, देखिए इसमें नेहरू इन सभी फील्ड में ओवरवेलमिंग करने लगा। ओके, मतलब ये जो पॉलिसी बताया मैंने, स्टील, आयरन, कोल, पावर, इन टाइप का अगर कोई इंडस्ट्री अगर कोई इस्टेब्लिश करता है तो उसको जो नेहरू जी है उसको ओवरवेलमिंग कर देते, मतलब उसको बढ़ावा देते थे। ओके, so he was the major brain behind the industry policy revolution of the 1948 and in 1956। तो जो इंडस्ट्री पॉलिसी रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका जो मेन ब्रांड मास्टर कौन था, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने मेनली इस पॉलिसी को फ्रेम किया था, इसमें जो भी आइडियाज़, मेन आइडियाज़ थे वो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने हिसाब से लाए थे। ओके, एंड प्रोमोटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर, और इन्होंने मेनली पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करने की बात की। पब्लिक सेक्टर से मतलब ये होता है गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, गवर्नमेंट कंपनीज।
he wanted policy to be oriented towards science and in particular atomic energy। इन्होंने अपने पॉलिसी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया है वो साइंस से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, साइंस से रिलेटेड फैक्ट्री होनी चाहिए। ओके, एटॉमिक एनर्जी की बात की, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे पर्पज में काम आती है। ओके, so Nehru laid the foundation of rapid industrialization of the country, and it was due to his vision and effort that today India is regarded as the one of the major technologically advanced nation in the world। तो यही जो आज जो हम देख रहे हैं, आज देश के अंदर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतना अच्छा एडवांसमेंट आया है। ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ द नेहरू इन विजन। ओके, नेहरू के विजन थे जो आज हम इतना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं देश के अंदर, जो इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखते हैं, इतना एडवांसमेंट देखते हैं देश के अंदर, और जो सारे वर्ल्ड में इतना फेमस है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा एडवांसमेंट, ये सभी बिकॉज ऑफ द नेहरू इन विजन। ओके, अंडर नेहरू स्टेपवर्डशिप द पब्लिक सेक्टर रिक्वायर्ड कमांडिंग हाइट, ओके, इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर, क्योंकि मेनली जो नेहरू जी थे वो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ाना है। ओके, गवर्नमेंट कंपनीज को बढ़ाना है, इसीलिए जो टॉप पोजीशन पे है वहाँ पे कोई अच्छा एक स्किल और एक अच्छा जो मैनेजर, ओके, जो मैनेज कर सके, उसकी मेन ज़्यादा ज़रूरत थी। ओके, so in parliament in May 1956 Nehru stated that he wanted parliament to realize how vast and unexploited, okay, unexploited a field lie where for public sector to occupy and public sector is occupied। okay, तो इन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा, रियलाइज करके दिया कि किस तरह से हमें पब्लिक सेक्टर को बहुत सारी चीज़ों को ऑक्यूपाई करना है। ओके, पब्लिक सेक्टर को किसमें, बहुत सारी चीज़ों में ऑक्यूपाई करना है। ओके, ये इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर रियलाइज़ किया। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को अलग अलग फील्ड में, अलग अलग टेक्नोलॉजी में, ओके, अपने आप को बढ़ावा देना चाहिए, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ओके, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए, सो दैट क्या होगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उससे डेवलपमेंट होगा। तो डू we do not mind if the private sector advance also, provided that the regard the basic and strategic thing the public sector hold in the field। तो नेहरू जी कहते थे कोई बात नहीं, प्राइवेट सेक्टर को आने दो, बट द कंट्रोलिंग पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ओके, तो जो भी स्ट्रेटेजिक थिंग होगी, ओके, वो सभी मैनेजमेंट वाली जो भी चीज़ें होगी वो सभी कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर करेगा। ओके, thus it was Nehru convenience that the public sector could play an important role in weeping out the poverty and economic backwardness from our country to the significant excellence। तो यही जो नेहरू जी के विचार थे, जो हमें जो जो आज़ादी से पहले जो देश के अंदर जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, देश के अंदर जो गरीबी थी, ओके, उससे उबर आने के लिए हमारे लिए एक नया रास्ता नेहरू जी ने खोल दिया था। ओके, so he was attached important to the role of the private sector। he was attached important to the role of the private sector। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस दिया है सेम वे, ओके, लाइक द पब्लिक सेक्टर। बट what he told that the strategic thing, okay, that should be in the hand of the public sector, so that all the management thing that can be, okay, controlled by the public sector, means the government। So he called them temple of the modern India। He was the clear view that the distinction between the public and private sector was one of the relative emphasis। okay, relative emphasis, the private and public sector cannot be looked upon as anything like two, okay, separate entities। तो दे आर एंड मस्ट फंक्शन एज पार्ट एंड सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने ये कहा कि जो पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इतना इंपॉर्टेंस दिया जितना पब्लिक सेक्टर को दिया। तो इन्होंने ये कहा मेनली कि प्राइवेट और पब्लिक ऐसे साथ में मिलके काम करने चाहिए जैसे वो एक ही है। ओके, दे आर द वन सिंगल एंटिटीज, नॉट अ सेपरेट एंटिटीज। ओके, ये इन्होंने कहा कि दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे, देन ओनली द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन विल बी रैपिडली ग्रोइंग। ओके, rapidly grow। So Nehru had advocated that sufficient autonomy should be given to the public enterprises। लेकिन हमें जो ऑटोनॉमी है, कुछ कुछ सफिशिएंट ऑटोनॉमी, सो दैट द पब्लिक सेक्टर एंड मीन्स द पब्लिक एंटरप्राइजेस कैन मैनेज। ओके, हमें
कुछ सफिशिएंट ऑटोनॉमी देना पड़ेगा। और सफिशिएंट ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी से मतलब ये होता है कि ऐसे कोई सेक्टर रखना पड़ेगा जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के, जैसे कि आज के समय में हम रेलवे देखते हैं। रेलवे एक ऑटोनॉमी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिस जो कि कोई और प्राइवेट सेक्टर उसमें नहीं आ सकता। जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गई, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस हो गया, ये अभी भी किसके पास में है? ये अभी गवर्नमेंट के पास है। तो नेहरू जी बोलते थे कि हमें कुछ ऑटोनॉमी रखना चाहिए पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास, मतलब पब्लिक के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास, एंड वेयर दी प्राइवेट विल नॉट इंटरफेयर, ओके, एंड प्राइवेट विल नॉट नॉट हैव द पावर टू डू दैट थिंग, ओके, मतलब वो कंप्लीटली पब्लिक के पास होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जैसे रेलवे हो गया, स्पेस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, और भी कई सेक्टर है जो, जैसे डिफेंस हो गया, ये सब चीज़ें, ओके। सो ही वॉज against upon the bureaucratic style of management for these enterprises, okay. So he clearly stated, I have no doubt that the normal government procedure applied to the public enterprises of this kind will lead to the failure of that public enterprises। तो इन्होंने क्या कहा कि मुझे ब्यूरेटिक स्टाइल्स की तरह से काम नहीं करना है। ब्यूरेटिक स्टाइल से क्या मतलब होता है कि जैसे गए हम किसी काम करने के लिए और वहाँ पे हमें झेला दिए, ओके, हमें इतना सारा फॉर्म भरने के लिए बोल दिए कि हम वो जो काम करने के लिए आए वो कर ही नहीं पाए, तो दैट इज़ अ ब्यूरेटिक स्टाइल एक प्रकार से, ओके। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे पब्लिक एंटरप्राइज को इस तरह से बनाना है कि कि उसकी स्पीड भी बढ़े, उसकी इफिशिएंट भी बढ़े, और जो कागज, जो ऑफिशियल जो प्रोसीजर्स होती है, ओके, जो फॉर्मेलिटीज होती है मेनली, ओके, उससे थोड़ा सा हट के ये काम करें, ओके, सो दैट it will improve their efficiency and it will develop, okay, all the aspect, okay, where the development is required. So therefore we have to evolve a system of working of public enterprises where one hand one hand there are adequate check and protections, on the other enough freedom for the enterprises to work quickly and without delay। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होंगी उसमें मैं ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल नहीं अप्लाई करूँगा, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से क्या हो जाएगा, बहुत सारे मतलब लेवल बढ़ जाएंगे, लेवल बढ़ जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो स्पीड है काम करने का वो धीमा हो जाएगा, ओके। तो इन्होंने कहा कि मुझे चेक एंड बैलेंस भी रखना है, ओके, बट बट वन साइड मुझे क्विक और मतलब क्विक और फास्ट, मतलब फास्ट और इफेक्टिव तरीके से भी काम करवाना है, ओके, मतलब मुझे इंडस्ट्री को बढ़ावा भी देना है थ्रू दी पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो ही वॉज ऑल्सो अपोज अर रिजिड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर देम। तो इन्होंने जो कठोर पार्लियामेंट्री कंट्रोल ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस के ऊपर होता है उसके ऊपर भी इन्होंने ओपोज किया, ओके। सो उनका क्या मतलब था कि मुझे फ्लेक्सिबल रखना है, ओके, मतलब पार्लियामेंट्री का भी कंट्रोल, पार्लियामेंट्री का कंट्रोल, पार्लियामेंट का कंट्रोल भी उसके ऊपर, मतलब एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल भी कम होना चाहिए, ओके। रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए कंप्लीटली, वो हर डिसीजन में उन्हीं के पास नहीं जाना चाहिए। एंड इस तरह से क्या हो जाएगा, अगर हर डिसीजन में उनके पास नहीं जाएगा तो जो काम है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। वी कैनॉट सिट डाउन इन द हाउस एवरी डे, ओके, एंड कंट्रोल पब्लिक एंटरप्राइजेस फ्रॉम हियर। तो हम यहाँ बैठ के पब्लिक एंटरप्राइजेस को नहीं कंट्रोल सकते, कर सकते, ओके। मतलब ये बोलते कि हम हमेशा घर में बैठ के, मतलब पार्लियामेंट में बैठ के हम हमेशा पब्लिक एंटरप्राइजेस को यहाँ से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इट जस्ट कैनॉट बी डन, बट इट वी बट बट इफ वी आर टू इंस्टेड वी शैल लूज अ ग्रेट डील ऑफ मनी। अगर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे देंगे, इसको कठोर बनाएंगे, तो हम क्या क्या लॉस करेंगे, हम लॉस करेंगे गेल अ ग्रेट डील ऑफ मनी, ओके, हम बहुत सारा पैसा लॉस करेंगे। एंड इट विल डेवलप अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक एटमोसफियर, ओके, we shall lose a great deal of money, and it will develop a kind of static atmosphere, okay, kind of static atmosphere which is very bad for growing industry। तो अगर हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे, ओके, रिजिड पार्लियामेंट्री कंट्रोल रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जो एटमॉस्फेयर है, मतलब जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, डायनामिक नहीं, मतलब उसमें ताजगी पना नहीं आएगी, मतलब उसमें हर बार डेवलपमेंट में सुधार सुधार या कोई भी स्पीड स्पीड बढ़ेगी तो डायनामिक होगा एटमॉस, मतलब काम बढ़ेगा, ओके, मतलब क्या होगा उसमें मेनली जो भी चीज़ें होगी वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी थ्रू द डेवलपमेंट, पॉजिटिव सेंस में।
ठीक है। दस नेहरू वाज keen on securing proper balance between the parliamentary control and autonomy of the public enterprises। तो इन्होंने क्या कहा मेनली कि ऑटोनॉमी तो रखना ही है हमें, और ऑटोनॉमी इस तरह से रखना है कि उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, बैलेंस भी हो, मतलब चेक एंड बैलेंस भी हो, ठीक है। और उनको ऑटोनॉमी भी दिया जाए। ऑटोनॉमी से मतलब ये होता है कि एक तो हो गई ऑटोनॉमी, मतलब सिंगलपना, मतलब जो अपने रूल खुद बना सकते हैं, ओके, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। जैसे कि ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं, तो ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब ये होता है कि उनके जो भी छोटे छोटे डिसीजन है, ओके, वो खुद ले सकते हैं। कुछ डिसीजन उनको दिए जाते हैं जो कि वो खुद ले सकते हैं अपने कॉलेज के लिए, ओके, तो उनको यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, दैट इज ऑटोनॉमस कॉलेज। सो सेम वे यहाँ पे नेहरू जी ने क्या कहा कि हमें हमें कंपनी जो इंडस्ट्री है उनके ऊपर बैलेंस तो बनाए रखना ही रखना है, और लेकिन उनको कुछ ऑटोनॉमी भी देना है। ऑटोनॉमी मतलब उनको कुछ पावर भी देना है, सो दैट दे विल वर्क क्विकली, ओके, एंड विदाउट एनी डिले। सो नेहरू प्रेफरेंस for the big state controlled enterprises. However, as per his critics, create a complex system of quantitative regulation, courts and tariff, industry license and a host of other controls। तो जो नेहरू क्या चाहते थे कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चाहिए स्टेट की, ओके, सो दैट बहुत सारा पैसा कमाए और वो डेवलपमेंट के लिए काम आ सके। और इन्होंने मेनली, और उनके जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्या कहा कि जो नेहरू जी मतलब जो नेहरू जी के क्रिटिक्स थे उनके हिसाब से कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ क्वांटिटेटिव रेगुलेशन, उनके हिसाब से क्या बोलते थे कि ये जो नेहरू जी के जो विजन थे, नेहरू जी ने मेनली जो इंडस्ट्री जो पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात की, वो उनकी जो सिस्टम थी वो क्या थी, कॉम्प्लेक्स थी, ओके। क्वांटिटेटिव रेगुलेशंस थे, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन थे, ओके। कोर्ट्स एंड टेरिफ थे, इंडस्ट्रियल लाइसेंस बहुत ज़्यादा लगती थी उसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, और हॉर्स टू और host of the host of other controls, okay। this system known in India as a permit or license raj, तो was responsible for the economic inefficiency that shifted entrepreneurship and curtailed economic growth for decade until the liberalization policy instituted by the Congress government in 1991 by the PV नरसिम्हा राव, ओके। देखिए यहाँ पे दो चीजें समझना है, लाइसन राज, ओके। तो जो नेहरू जी का विजन था कि मुझे इंडस्ट्री, ओके, पब्लिक पब्लिक एंटरप्राइजेस को बढ़ाना है, तो साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि हमें प्राइवेट के साथ भी मिलके, मतलब इन्होंने मिक्स, ओके, मिक्स इकोनॉमी की बात की। मिक्स इकोनॉमी से मतलब ये होता है कि जहाँ पे पब्लिक पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों एंटिटी साथ में आके काम करें, ऐसी इंडस्ट्री को और ऐसे इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। तो जो इनके जो क्रिटिक्स थे, जवाहरलाल नेहरू जी के क्रिटिक्स थे, वो ये बोलते थे कि नेहरू जी तो बोलते थे कि हमें फास्ट काम करना है, ओके, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से नहीं काम करना है, लेकिन जब बात आती है लाइसन की, मतलब प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, जब प्राइवेट सेक्टर लाइसन लेने जाता था तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी, ओके, उन्हें लाइसन लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इसीलिए यहाँ पे मेनली लाइसन राज कहा गया है, मतलब प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने काफ़ी कंट्रोल के अंदर रखा, काफ़ी कंट्रोल रखा था अपने अपने राज के मतलब अपने गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को काफ़ी कंट्रोल में रखा था। प्राइवेटाइजेशन नहीं, एक्चुअली प्राइवेट कंपनीज को काफ़ी कंट्रोल में रखा था उन्होंने, ओके। तो इसीलिए जो प्राइवेट पार्टी जब 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 कोई कंपनी या किसी भी चीज, मतलब कंपनी या फैक्ट्री की लाइसेंस लेने जाते थे तो उनको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता था, काफ़ी दिक्कतें होती थी। फिर क्या हुआ, इन 1991 क्या हो गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी आ गया, ओके, जिसको क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि मेनली इनके सरकार में आया, नरसिम्हा राव की सरकार में आया इन द ईयर 1991। क्यों आया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लाइसन राज, लाइसन राज बहुत बढ़ गया था। लाइसन राज से मतलब कि कुछ भी चीज़ करना है तो लाइसेंस लेने जाना पड़ता था, ओके। कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी किसी भी टाइप की अगर बिजनेस करना है तो लाइसेंस लेना पड़ता था, ओके। किसी भी टाइप की नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी चीज़ों में लाइसेंस लेना पड़ता था, इसीलिए इसको लाइसेंस राज बोला गया है, ओके। उसके बाद फिर क्या हो गया इन 1991,
लिबरलाइजेशन हो गया। लिबरलाइजेशन से मतलब ये होता है कि मिनिमम मिनिमम कंट्रोल ओवर दी प्राइवेट, ओके, एक्चुअली मिनिमम कंट्रोल ओवर दी मार्केट, मार्केट से काफ़ी रूल रेगुलेशन हटा देना, एंड प्राइवेट को क्या करना, ज़्यादा छूट दे देना, ओके, सो दैट दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मार्केट विदाउट एनी एनी हर्डल्स। तो nevertheless his vision of the state sector is core and basic area was way ahead, okay, of his time and carry import every day। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नेहरू जी के विचार, नेहरू जी की जो सोच थी, नेहरू जी के जो विजन थे, ओके, वो मतलब आज दिखाई नहीं देते, ओके, आज भी उनके नेहरू जी के विजन ही जो है वो आज के जो मार्केट है, आज की जो इंडस्ट्री है, ओके, आज का जो सिस्टम है वो एक टाइप से उन्हीं के विजन के बेस पे ही है। तो इसीलिए उनके विजन को हम पढ़ रहे हैं। तो ये था मेनली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ओके, उनके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या विजन थे। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या विजन थे उनके, उन्होंने मिक्स इकोनॉमी की बात की, नंबर वन। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि मैक्सिमम कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए प्राइवेट के पास, और सॉरी गवर्नमेंट के पास, मतलब पब्लिक के पास होना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि हमें पब्लिक एंटरप्राइजेस को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ओके। उसके बाद इन्होंने ब्यूरोक्रेसी स्टाइल को इन्होंने एकदम नकारा है, ओके, सो दैट काम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। किसी भी इंडस्ट्री का काम फास्ट होने के लिए हमें ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल को क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। और दूसरी और तीसरी चीज़ क्या कही इन्होंने कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है वो पब्लिक एंटरप्राइजेस के ऊपर से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नॉट रिजिड होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल होगा तो क्या हो जाएगा, जो भी उसको जो भी उसको डिसीजन लेना है, मतलब उसको एक टाइप की ऑटोनॉमी मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उनके जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये कहा कि लाइसन राज आया था बीच में जब नेहरू जी के कुछ समय के बाद, क्योंकि हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये हमने इस मतलब नेहरू जी के विचार को हमने इकोनॉमिक स्टाइल से, कि इकोनॉमी में उनके क्या विचार थे, उनके क्या विजन थे, वो किस तरह से वो काम करते थे, और क्या उनके इसमें योगदान रहे हैं, ठीक है, ये हमने इस वीडियो में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेहरू इन विजन ऑन एग्रीकल्चर पॉलिसी। एग्रीकल्चर पॉलिसी में उनके क्या विजन थे, उनकी क्या सोच थी, उनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, उन्होंने कौन से पॉलिसी लेके आए सो दैट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके, ओके। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।